हेलो एंड वेलकम टू AK स्टडी हब। हम लोग आज देखने वाले हैं 30 अगस्त का हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर को जाने के पहले, वर्ड्स देखने के पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज का कोट। ओके, तो आज का कोट, ठीक है, मैंने एक पॉलिटिकल सोशल थिंकर जॉन लॉक, ठीक है, इनसे लिया हुआ है। ये कोट कहता क्या है? ये कोट ये कहता है, या जॉन लॉक ये कहते हैं कि वेरेवर लॉ एंड्स, ठीक है, जहां भी लॉ खत्म हो जाता है, ठीक है, लॉ जहां खत्म हो जाता है, टायरनी बिगिंस। क्या चलता है? टायरनी। ठीक है, तो ये जॉन लॉक का बहुत खूबसूरत कोट है। ठीक है, जहां लॉ खत्म हो जाता है, ठीक है, जहां पे एक स्ट्रक्चर्ड लॉ सिस्टम हो जाता है, वो खत्म हो गया है, वहां से टायरनी शुरू हो जाती है। ठीक है, टायरनी मतलब जो हम लोग आज अफगानिस्तान में देख रहे हैं। ठीक है, चांसेस है कि आपको इसके ऊपर ऐसे जरूर आए। ठीक है, आपको ऐसे आ सकता है, आपको इसके ऊपर कुछ लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ये कोट डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ओके, आई विल रिपीट द कोट। इट सेज वेरेवर लॉ एंड्स टायरनी बिगिंस। और किसने कहा? ये जॉन लॉक। आई होप जो मैं आपको कोट्स दे रहा हूं, इसके लिए आपने एक बुक बनाई है और वो बुक में आप लिखते जा रहे हो, बिकॉज ये कोट्स आपको हेल्प करने वाले हैं। राइट, विद दैट विल मूव टू आवर वर्ड्स। ठीक है, डेली डोज ऑफ वोकैब। तो पहला वर्ड है हमारा विजिलेंस। क्या वर्ड है? विजिलेंस। विजिलेंस बेसिकली होता है सर्वेलेंस। ओके, आपने देखा होगा ना, अभी जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? सर्वेलेंस के लिए, देखने के लिए कि इनकेस अगर कुछ हो जाए तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो सर्वेलेंस का ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, नजर रखी जाती है, विजिलेंस होता है। ठीक है, ओके, तो इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। जैसे इसका एक सिनोनिम हो सकता है अटेंटिवनेस या अटेंशन। राइट, सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, तो इसका एडजेक्टिव, ये तो बेसिकली एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम हम देखेंगे तो क्या होगा? एक्स्ट्राटिनोएट। ठीक है, एक्स्ट्राटिनोएट, या इसके सिनोनिम्स हम देखेंगे तो एक्सेसिव या स्काई हाई। ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके जो अमाउंट रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा, तो इसे हम कहेंगे एग्जॉर्बिटेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट का उसके वर्ड में उसका मतलब है। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट का अर्थ क्या होता है? कॉन्क्रीट मतलब ऐसी चीज जो सॉलिड है, राइट, उसे हम लोग कहेंगे कॉन्क्रीट। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखेंगे डेफिनेट। ओके, दिस इज अ कॉन्क्रीट फैक्ट। ठीक है, कॉन्क्रीट फैक्ट, एकदम डेफिनेट, एकदम सॉलिड, एकदम मजबूत। ठीक है, उसे हम कहेंगे कॉन्क्रीट। सिनोनिम देखेंगे स्पेसिफिक या फर्म। राइट, नेक्स्ट देखेंगे डिसबर्स। ठीक है, डिसबर्स करना, उसका एक मतलब होता है पे आउट करना, ले आउट करना या स्पेंड करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स भी। डिसबर्स करने का हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। डिसबर्स करना मतलब होता है कि दे देना। ठीक है, या कुछ चीज है उसको आपने छोड़ दिया, जैसे पेमेंट को आपने डिसबर्स कर दिया, पेमेंट को आपने दे दिया है। डिसबर्स मतलब दे देना, पेमेंट डिसबर्स होना मतलब पेमेंट दे देना। राइट, समझ गए? तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पे आउट दे दिया गया, पैसे दे दिए गए, या इसका मतलब ले आउट भी हो सकता है, या स्पेंड करना भी हो सकता है। डिसबर्समेंट बोला जाता है। राइट, नेक्स्ट देखेंगे डिफ्यूज। ठीक है, डिफ्यूज करना मतलब रिड्यूस करना होता है। सिनोनिम्स में लेसन या डिमिनिश। ठीक है, कम करना। ओके, जैसे कोई एक सिचुएशन जिसको मैंने डिफ्यूज कर दिया, ठीक है, एकदम एक वॉलेटाइल सिचुएशन थी, ऐसा सिचुएशन की वहां पे झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो आई डिफ्यूज द सिचुएशन। मैंने दोनों पार्टीज को, दोनों दोस्तों को शांत करके वो सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया। ठीक है, मतलब उसको कम कर दिया, या हम लोग बोलते हैं कि बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। राइट, तो डिफ्यूज करना मतलब किसी भी सिचुएशन जो इंटेंस है उसको हम लोग कम कर रहे हैं, नॉर्मल सी पे लेके आ रहे हैं। राइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रूसिव। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब होता है किसी और चीज में, या बेसिकली इंट्रूडिंग जिसे हम कहते हैं, कि किसी और के एरिया में आप जा रहे हो विदाउट हिज परमिशन। ओके, आप जा रहे हो वहां पे, इंट्रूड कर रहे हो, उसका परमिशन नहीं, फिर भी आप जा रहे हो, उसको बिना बताए आप उसके एरिया में जा रहे हो। फिर वो आपका फिजिकल एरिया हो सकता है या वर्चुअल जो डेटा हो सकता है, वहां पे आप जा रहे हो। ठीक है, जैसे हो सकता है इन्वेजिव, ठीक है, या ऑब्स्ट्रूसिव। ठीक है, इन्वेज मतलब इन्वेड करना, ठीक है, बिना सामने वाले की इजाजत के, ठीक है, उसको हार्म करने के इरादे से उसके अंदर जाना। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे इंट्रूसिव या इंट्रूडिंग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रेपरेशन। ठीक है, रेपरेशन, रेपरेशन क्या होता है? रेपरेशन मतलब अमेंड्स, ठीक है, या फिर रेस्टिट्यूशन या रिड्रेस। क्या हो गया? लेट्स से ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर आके ऑलमोस्ट 200 साल राज किए और पूरी तरीके से हमें लूट लिया। ओके, और अब क्या हो गया? वो दोबारा लंदन चले गए। ओके, बट उन्होंने किया कि यहां से बहुत सारा पैसा लेके चले गए और हमारे ऊपर अत्याचार हो गया। तो हम लोग अभी क्या करते हैं? वी आर आस्किंग रेपरेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश, कि तुमने जो अत्याचार किया उसके
बदले हमको मुनाफा, हमको हमारे पैसे के तौर पे या एटलीस्ट वो चीज़ को रिड्रेस करके हमको आप पे कर दीजिए, ठीक है। रेपरेशन उसे कहा जाएगा कि जितना भी आपने हमें लूटा है, जितना भी आपने हमें तकलीफ दी है, उसके बदले में रेपरेशन दीजिए, राइट। रेपरेशन का मतलब आई होप समझ चुके हो। नेक्स्ट देखो प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस मतलब होता है, इसको करेंसी बोल सकते हैं या करंट जो सिचुएशन में अभी जो चल रहा है, ठीक है। करेंसी मतलब वो पैसे वाला नहीं है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है वो, ओके। जनरलिटी या परवेसिवनेस, ठीक है। तो प्रिवेलेंस मतलब जो अभी प्रिवेल हो रहा है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। द लॉ शुड प्रिवेल, ठीक है। लॉ शुड प्रिवेल मतलब लॉ रहना चाहिए, लॉ नहीं जा सकता, वो रहना चाहिए, वो प्रिवेल करेगा। सिमिलरली डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुली या सर्कमस्पेक्ट या कॉशियसली, ठीक है। डिस्क्रीटली मतलब बहुत सोच संभाल के कुछ करना, उसके हम लोग कहेंगे डिस्क्रीट, एकदम संभल के, ओके, उसे हम लोग कहेंगे डिस्क्रीट। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जिधर हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज के हम लोग इडियम फ्रेजेस एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर, ठीक है। गेट इनटू हॉट वाटर आपको याद होगा, अगर हमारे पहले आपने वीडियोस देखे होंगे तो हमने एक वर्ड दिया था, एक फ्रेज दिया था जिसका मतलब था गेट इनटू अ सूप, ओके। मतलब ही क्या होता है कि सूप में जाना मतलब आप किसी ट्रबल में चले गए हो, वैसे ही गेट इनटू हॉट वाटर्स मतलब गेट इनटू ट्रबल्स। सिमिलरली हेन पिक्ड हस्बैंड, ठीक है। हेन पिक्ड हस्बैंड, हेन पिक्ड हस्बैंड मतलब क्या होता है, एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्विल मैनर, ओके। मतलब अपनी ही बीवी का तारीफ करता है, जैसे तो हम लोग कहते हैं जोरू का गुलाम, ओके, जिसे हम लोग कहेंगे जोरू का गुलाम, उसे हम लोग कहते हैं हेन पेक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट देखेंगे कैंगरू कोट। कैंगरू कोट मतलब ऐसा होता है, उसे हम लोग कह सकते हैं कि इल्लीगल कोट। जैसे कोई भी किसी जगह में गांव होता है, ठीक है, वो गांव में बहुत सारा हमने देखा है कि गांव में लोग अपनी ही पंचायत बना लेते हैं, ठीक है, नॉट द ऑफिशियल इलेक्टेड पंचायत, ठीक है। लोग अपने ही लोग 4-5 मिलकर अपना एक कैंगरू कोर्ट बनाते हैं और वो कोर्ट में किसी को सजा दे देते हैं कि भाई इसने ये गलत किया है या इसने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो इसको ये पर्टिकुलर सजा होनी चाहिए। तो ऐसे कोर्ट्स को हम लोग कहते हैं इलीगल कोर्ट, ठीक है, या कैंगरू कोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे मिन्स मैटर्स, ठीक है। मिन्स मैटर्स मतलब क्या होता है, बोलने का तरीका होता है जहां पे आप वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज करते हो या आप कुछ वर्ड्स संभाल के रहते हो। जैसे आप किसी एक फाइट में हो या एक फ्यूड में हो, ठीक है, वहां पे आप जब बात कर रहे हो तो आपको पता है कि अगर मैंने ये शब्द बोल दिया तो शायद इससे और प्रॉब्लम बढ़ सकता है, तो व्हाट यू डू, यू मिन्स मैटर्स। मतलब आप मिन्स करना मतलब क्रश करना, या उसको जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसको छोटा करना, क्रश करना बेसिकली, ठीक है। तो मैटर्स को आप छोटा कर देते हो, ठीक है, सोच समझ के बोलते हो। तो टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन्स वंस लैंग्वेज, जो बोलने का तरीका होता है एक का मॉडरेट करो या थोड़ा खींच लो, ठीक है। मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स मतलब क्या होता है, किसे कहा जाता है मैन ऑफ पार्ट, एक आदमी जिसके पास क्वालिटी है। अ मैन ऑफ क्वालिटी इज नोन एज मैन ऑफ पार्ट्स। नाउ विल मूव टू अवर रीड एंड अंडरस्टैंड सेगमेंट, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगा, रीड एंड अंडरस्टैंड सेगमेंट में मैं आपके लिए टाइमर लगा रहा हूं, ओके। टाइमर कितने मिनट का रहेगा, ओके, इट विल बी फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है, ओके। मैं यहां पे आपका टाइमर सेट कर देता हूं, 30 सेकेंड्स में से पढ़ लीजिए। आई होप आपने इसे 30 सेकेंड्स में पढ़ लिया होगा, ठीक है। काफी सिंपल पैसेज था, अभी हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। क्या देखेंगे तो देखो इसको, द प्रपोज्ड एसेट सेल, ठीक है। क्या था, द प्रपोज्ड एसेट सेल, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अपने जो एसेट्स है वो बेचने का एक तरीका निकाला है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो बेसिकली हमने हमारे लास्ट इसमें देखा था पैराग्राफ में, पैराग्राफ रीडिंग में हमने देखा था कि जो लास्ट अपने जो एसेट्स है गवर्नमेंट कैसे बेचेगी, उसको भाड़े पे देगी, रेंट पे देगी, राइट। तो जो प्रपोज्ड है वही जो जिसका नाम हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले उसे क्या कहने वाले हैं, ठीक है। वो जो प्रपोज्ड एसेट सेल है उसके बारे में ये बात है। द प्रपोज्ड एसेट सेल दैट इज मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स रेजेस मेनी क्वेश्चंस। तो ये क्या करता है, बहुत सारे सवाल उठा रहा है। कैसे,
कॉन्सेप्चुअली मतलब जो कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने दिया है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। तो एक सवाल उठाया जा रहा है कि ये कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट बेस पे ये डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन से कैसे अलग है, ठीक है। प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या उठाया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट देखें जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है या जनरल, इन जनरल ये जो चीज है, ये जो मोनेटाइजेशन असेट्स का लाया गया है, ये डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन से कैसे अलग है। सिंस डीपी मतलब डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स मतलब रेवेन्यू जो होता है, हैव सीरियसली मिस द टारगेट्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। क्या होता है, हर साल बताया जाता है गवर्नमेंट ने कि हम इतना गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी बेच के डिसइन्वेस्टमेंट करके हम लोग ने इतना पैसा कमाया, और हर साल जो टारगेट वो रखते हैं एट द स्टार्टिंग, वो टारगेट मैच ही नहीं हो रहा है, वो अचीव नहीं कर पा रहे। सो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, ये साल भी जब वो मोनेटाइजेशन कर रही है एसेट्स का, तो उन्होंने एक टारगेट रखा है। तो यहां पे सवाल ये उठाया जा रहा है राइटर की तरफ से कि भाई आपने इतने साल नहीं कर पाए आप, तो ये साल ये मोनेटाइजेशन कैसे ये टारगेट को अचीव कर लेगा, राइट। सो सिमिलरली, हाउ बिलीवेबल आर द NMP, दैट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी टारगेट्स, कितने बिलीवेबल है ये टारगेट्स, क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं है, जो भी अपना डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन से उससे नहीं हुआ, तो इससे कैसे होगा। एंड हाउ आर दे लाइकली टू परफॉर्म डिफरेंटली, ठीक है। तो और एक सवाल पूछा जा रहा है कि बाकी इससे ये कैसे अलग से परफॉर्म करेंगे। इज द NMP डेस्परेट अटेम्प्ट टू शोर अप पब्लिक फाइनेंसेस, ठीक है, जो पब्लिक फाइनेंसेस है, पब्लिक का पैसा जो कम हो गया है, इसको बढ़ाने के लिए क्या डेस्परेट अटेम्प्ट है, क्या डेस्परेट अटेम्प्ट, ओके। After nearly 2 years of dismal output growth, stagnant tax GDP ratio, despite the steep rise in taxes on petroleum products, if so, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या है कि आपका जो पैसा गिर चुका है, ठीक है, जो पब्लिक एसेट्स गिर गए, पब्लिक का जो पैसा वो कम हो चुका है, और वो कम कैसे हुआ है, ठीक है। आपने इतना ज्यादा पेट्रोल पे टैक्स लगा के रखा है, ठीक है, आपका जीडीपी टैक्स रेशियो जो था वो स्टैग्नेंट था, ठीक है, बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, और एकदम एक स्टीप राइज मिला था उसको, राइट, ओके। और इसके वजह से क्या हो रहा है, स्टैग्नेंट जीडीपी और टैक्स रेशियो, प्लस पेट्रोलियम का क्या हो रहा है कि रेट बढ़ा के रखे, फिर भी गवर्नमेंट का जो पब्लिक फंड है, जो पब्लिक के पैसे है, उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट, इफ सो इज सच अ डिस्ट्रेस फ्री सेल डिजायरेबल टू ऑब्टेन अ फेयर वैल्यू फॉर पब्लिक एसेट्स। तो ये राइटर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में ये जो डिस्ट्रेस सेल कर रहे हो आप, ठीक है, सडनली आप सारी चीजें बेचने को निकाल रहे हो, इससे आपको लगता है कि आपके फंड में पैसा आने वाला है, पब्लिक फंड में पैसा आने वाला है, ये एक सॉलिड क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। वुड द मार्केट नॉट फैक्टर इन द डायर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन बीटिंग डाउन द प्राइसेस। आपको ये नहीं लगता कि मार्केट में अभी पता चल गया कि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है और गवर्नमेंट भाड़े पे चीजें दे रही, तो मार्केट भी होशियार है। मार्केट क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई आपको पैसे की जरूरत है, तो वो कम पैसे बोलेगा। अगर वो चीज 1000 रुपए की, तो बोलेगा भाई तेरे को पैसे की जरूरत है, ये चीज मैं सिर्फ 500 रुपए में खरीदा, और गवर्नमेंट को बेचना भी पड़ेगा। तो मार्केट इसका फायदा नहीं उठा सकता, उठाएगा, ऑब्वियसली उठाएगा, ठीक है। एज इन एनी डिस्ट्रेस सेल, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रेस सेल में ऐसा ही होता है, ठीक है। जब भी डिस्ट्रेस सेल होता है कि किसी को जाना है कोई जगह छोड़ के, उसको तुरंत अपनी चीजें बेचनी होती, तो सामने वाला जो भाव बोलते हैं उसमें वो बेच के चला जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है कि गवर्नमेंट को इतना पैसे की जरूरत है, जैसे आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास स्कूटर है, आप जो भाव में खरीदने वाला है उसको आप बेच सकते हो, बिकॉज आपको जरूरत है पैसे की। तो ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट के साथ होते हुए दिख रहा है, यही एक क्वेश्चन राइज किया जा रहा है। द NMP डिफरेंशिएट्स असेट्स monetization from asset sale by saying asset monetization as envisaged here entails a limited period license lease of an asset owned by the government or by public authority to a private sector entity for a upfront for periodic consideration। यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो asset, जो NP है, NMP जो है, वो asset sale से कैसा अलग है, ठीक है। जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो असेट सेल से ऐसी अलग है कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आप रेंट पे देने वाले हो, आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, आप कंप्लीटली नहीं बेच रहे हो, 15, 20, 10 साल के लिए वो प्रॉपर्टी आप गवर्नमेंट से किसी प्राइवेट प्लेयर को दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस हमको देखने में आता है। तो ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस रेस किए गए थे, ठीक है, काफी जंबल्ड ये पैराग्राफ था, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, और उससे आपको ये पैराग्राफ ब्रेक करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्विक रीड में। इसके लिए मैं आपको दोबारा एक 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। 30 सेकंड्स ज्यादा हो जाएगा, आई विल गिव यू लेस टाइम, ठीक है। बहुत ही छोटा है ये, तो मैं आपको इसके लिए 20 सेकंड्स देगा। क्विकली हम लोग 20 सेकंड में इसको पढ़ेंगे, राइट। आई जस्ट रीसेट द टाइमर 20 सेकंड में, यस।
ओके 37 टाइम्स अप। ठीक है, हम लोग अभी इसको जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्विक रीड है तो जल्दी पढ़ा जाएगा। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू पुल आउट ऑल स्टाफ्स फ्रॉम इंडियन एम्बेसी इन काबुल अफगानिस्तान इंक्लूडिंग द एम्बेसडर हैज कम इन फॉर मच एडवर्स कमेंट अमंग एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। तो एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने क्या किया है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है क्या काबुल और अफगानिस्तान से अपने एम्बेसडर और बाकी स्टाफ को वापस इंडिया में बुलाने से, ठीक है, तो जो एनालिस्ट है उन्होंने इसके ऊपर खेद जताया, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, इट इज आर्ग्यूड दैट ऑल मेजर पावर्स इंक्लूडिंग चाइना, रशिया एंड ईरान हैव मेंटेन्ड देयर मिशंस। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने क्यों छोड़ा, जहां हम देख रहे हैं कि चाइना, रशिया और ईरान जैसे देशों ने अपने जो वहां पे एम्बेसीज थे उनको वैसे इंटैक्ट रखा है। वी वुड हैव बीन ऑफ मच बेटर हेल्प टू आवर सिटीजंस एंड अदर हैड वी रिमेन्ड देयर इंस्टेड ऑफ पैकिंग आवर बैग्स एंड लीविंग इन सच अ हेस्ट। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि हम लोग अगर अपने लोगों को हमने वहां पे रखा होता, एम्बेसीज को, एम्बेसडर्स को वहां पे रखा होता, तो डेफिनेटली वो अपने लिए हेल्पफुल हुआ होता, वो बात अपने लिए हेल्पफुल हुई थी, अपने लोगों के लिए वो बात हेल्पफुल हुई होती, राइट। एट द लीस्ट इट इज सेट we ought to have had a काउंसलर ऑफिस एट द एयरपोर्ट। ठीक है, कम से कम एट द लीस्ट, कम से कम अपने एयरपोर्ट पे अपना काउंसलर का ऑफिस तो रखना चाहिए था, कुछ भी नहीं रखा है। और ये काउंसलर का ऑफिस के बारे में क्या बोल रहे हैं आगे, such as the one said to have been kept by the Americans। ठीक है, अमेरिकन्स ने भी अपना काउंसलर ऑफिस एयरपोर्ट पे रखा हुआ है, राइट। सम हैव इवन स्टेटेड दैट द तालिबान हैड रिक्वेस्टेड इंडिया टू मेंटेन इट्स एम्बेसी। ठीक है, कुछ तो ऐसा भी कह रहे हैं कि तालिबान ने इंडिया को बोला था भाई आप अपनी एम्बेसी वहां पे रखो। ठीक है, मीनिंग thereby that they had assured us of safety. This is a brief summary of the views of those critical of the government। ठीक है, जो गवर्नमेंट के बातों को क्रिटिकली ले रहे हैं, गवर्नमेंट का जो स्टैंड है तालिबान को लेके, उसको लेके जो क्रिटिकली ले रहे हैं, उनकी ये सारी बातें हैं कि गवर्नमेंट ने इतना जल्दी तालिबान से मूव आउट नहीं करना चाहिए था, अपने एम्बेसडर को रखना चाहिए था। अगर एम्बेसडर नहीं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए था, अपना काउंसलर एयरपोर्ट में रखना चाहिए था, राइट। पर गवर्नमेंट ये कर नहीं पाई, जो भी रीजंस रहेंगे, तो जो क्रिटिक्स है उसके लिए गवर्नमेंट को इसके लिए बोल रहे हैं। ओके, विद दैट विल एंड टुडे और हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू।